जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे एजुकेशन के संबंध में, शिक्षा के संबंध में। बहुत बार माता पिताओं के मन में ये शंका होती है या प्रश्न होता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, और बहुत बार ये शंका इसलिए भी होती है कि उनके बच्चे कई बार अपने शिक्षा के क्षेत्र में उतने फोकस्ड नहीं हो पाते, उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते जितनी अपेक्षा उनको अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के होती है। वो अपेक्षा कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आती है, कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। और ऐसी स्थिति के अंदर माता पिता के मन में ये प्रश्न उठना सहज बात है कि अपने बच्चे का जो एजुकेशन से संबंधित भविष्य है, उसकी शिक्षा का जो भविष्य है वो कैसा होगा। और आज हम इसी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारी कुंडली के अंदर कौन कौन सी स्थिति होने पर हमारी शिक्षा अच्छी होती है और कौन सी स्थिति होने पर हमारी शिक्षा में बाधाएं आती हैं या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर रुकावटें आती हैं, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। और चूंकि आज रंगों का उत्सव, होली का त्यौहार है, तो अपना सत्र प्रारंभ करें उससे पूर्व होली पर्व की आपको अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं। होली का दहन के साथ ही ये भावना भाई जाती है कि हम अपने जीवन की समस्त बुराइयों को भस्म करके, उनको जला करके, अब उन सभी बुराइयों से परे हो करके, अर्थात अपने जीवन को उन बुराइयों से मुक्त करके रंगों की दुनिया में, अर्थात सतरंगी दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे। तमाम प्रकार के रंगों से अपने जीवन को भर के खुशहाली के साथ, मनोरंजन के साथ, आनंद उल्लास और ऐशो आराम के साथ हम अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस भावना के साथ होली का उत्सव मनाया जाता है। और ये जो होली का त्यौहार है, एक प्रकार से मानवीय समानता का त्यौहार है। इस त्यौहार के मौके पर गोरा काला हर व्यक्ति एक जैसा हो जाता है और रंग सबको एक जैसा कर देते हैं। ऐसा ही रंगीला हमारा जीवन बन जाए, ये मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। सचमुच में होली का उत्सव जो ये संदेश होली का उत्सव देता है कि जो होली सो होली, अब आगे के लिए हम नए ढंग से अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन की नई यात्रा का श्री गणेश करें। ऐसी सद्भावना के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। सफलता के द्वार आपके लिए हमेशा खुलते रहेंगे। तो होली की शुभकामना के साथ ही अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम एजुकेशन के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, अपने बच्चों के प्रति जो माता पिताओं के मन में प्रश्न होता है, उन प्रश्नों के संबंध में अपने इस सत्र में चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारी कुंडली का नक्शा हुआ। और आप सभी भलीभांति जानते हैं, कुंडली के अंदर लग्न भाव से किसी भी जातक का अपना व्यक्तित्व देखा जाता है, उसका स्वभाव देखा जाता है। तो ये भाव लग्न का भाव है और लग्न के भाव से जातक का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसके शरीर की बनावट इत्यादि, उसका जो आत्यंतिक जीवन है, उसका नितांत जो निजी जीवन है, उससे संबंधित जो बातें इस लग्न भाव से हम देखते हैं। और ये वाला जो पंचम भाव है, तो लग्न भाव से जातक का अपना जीवन और इस पंचम भाव से उसकी बुद्धि, उसकी शिक्षा, उसका एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए हम लोग पंचम भाव को देखेंगे। तो जिस जातक की कुंडली के अंदर ये जो पांचवा भाव है, अगर पंचम भाव बली होगा, स्ट्रांग होगा, सकारात्मक क्षेत्र के अंदर बली होगा, तो सीधी सी बात उसकी शिक्षा अच्छी होगी, बुद्धिमान होगा और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकेगा।
तो ये तो हो गई भाव की बात। भाव के साथ साथ ग्रहों के बारे में हम बात करें तो अगर इस पंचम भाव में अर्थात जातक की कुंडली के अंदर इस पंचम भाव के साथ में चंद्रमा का, बुध का, गुरु का, इस पंचम भाव के ऊपर इन ग्रहों का जितना ज्यादा अच्छा प्रभाव होगा उतनी ही उसकी शिक्षा अच्छी होगी। चंद्रमा, गुरु और बुध, इन 3 ग्रहों का मुख्य रूप से पंचम भाव के साथ में जितना अच्छा कनेक्शन होगा, जितना बढ़िया संबंध बनेगा, उतनी ही जातक की शिक्षा अच्छी होगी, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के अंदर वो सफलता प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो शिक्षा के लिए जब तक हमारा मन उस ढंग से तैयार नहीं होगा हम किसी भी बात को नहीं सीख पाएंगे। किसी भी बात को सीखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमारा मन उस ढंग का होना चाहिए, मन सकारात्मक होना चाहिए। तो जिसके चंद्रमा का संबंध उसके पंचम भाव के साथ में हो और पंचम भाव उसका अच्छा हो, चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव पंचम भाव के ऊपर हो, ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में मन लगाने वाला होगा। सेकंड नंबर में गुरु है और गुरु ज्ञान का कारक है, समझ का कारक है। तो जब मन का प्रभाव यहाँ पर होगा और ज्ञान का, समझ का प्रभाव यहाँ पर होगा तो व्यक्ति जो भी पढ़ेगा मन से पढ़ेगा और जो पढ़ेगा उसको समझेगा, खाली रट्टा नहीं मारेगा, उसको भली भांति समझ करके अपने जीवन में लागू भी करेगा। गुरु अगर अच्छा है और पंचम भाव के साथ में उसका सकारात्मक संबंध है तो सीधे तौर पर जातक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, अच्छी प्रगति कर सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में वो जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। साथ में बुध का योगदान अगर पंचम भाव के साथ हो, क्योंकि 5वां भाव सीधे तौर पर हमारी बुद्धि का भाव है, हमारे मस्तिष्क का भाव है और ग्रहों में बुध का जो संबंध है वो हमारी बुद्धि के साथ है, मस्तिष्क के साथ है और हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में है। तो बुध का अच्छा होना, जातक यहाँ पर बुद्धिमान होगा और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के अंदर वो बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकेगा। किंतु ये हमेशा आवश्यक नहीं होता कि प्रत्येक जातक की कुंडली के अंदर इस पंचम भाव के साथ में इन तीनों ग्रहों का योगदान जुड़ ही जाए, ये हमेशा आवश्यक नहीं होता। इस कंडीशन के अंदर हम लोग कैसे अपने बच्चे की या स्वयं की शिक्षा की, भविष्य की जो स्थिति है या शिक्षा की एक्चुअली में जो स्थिति है उसको कैसे आंकेंगे, तो उसका तरीका ये है कि आपकी कुंडली का पंचम भाव अच्छा हो। अच्छा होने का मतलब हुआ कि आपकी कुंडली का जो भी पंचमेश है, 5वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी अर्थात आपकी कुंडली के अंदर इस खाने में जो भी अंक लिखा हुआ है उस अंक का जो स्वामी है वो अंक राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी राशि यहाँ पर होगी, चाहे 1 नंबर हो तो मेष राशि है, 2 नंबर हो तो वृष राशि है, ऐसे जो भी यहाँ पर राशि होगी उसका जो स्वामी होगा, मान लीजिए 1 नंबर यहाँ पर है तो मंगल उसका स्वामी हुआ। मंगल आपकी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो तो आपका ये भाव अच्छा माना जाएगा। वृष अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात तो 2 नंबर यहाँ पर है तो उसका अर्थ हुआ कि आपका पंचमेश शुक्र है। तो शुक्र ऑल ओवर आपकी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो, पॉजिटिव हो, बली हो, उस स्थिति के अंदर आपका पंचम भाव अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है और जिस भी नंबर की जो राशि यहाँ पर होगी उस राशि का जो स्वामी होगा वो आपका पंचमेश होगा। और आपके कुंडली के अंदर जहाँ पर भी पंचमेश रहे, चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर कुंडली के अंदर किसी भी स्थान में पंचमेश अवस्थित रहे, वहाँ पर अगर वो अच्छी स्थिति में है, अगर वो बलवान है, मित्र ग्रह के साथ में है या मित्र ग्रह के घर में है, अपने उच्च राशि में है, अपनी स्व राशि में है, किसी भी तरीके से अगर पंचमेश आपकी कुंडली के अंदर अच्छी अवस्था में है तो आपका पंचम भाव अच्छा हो गया, आप एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकेंगे।
उसी प्रकार आपका जो पंचम भाव है कुंडली के अंदर, ये भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए अगर पंचम भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, यहाँ पर क्रूर ग्रह हो और यहाँ पर क्रूर ग्रह हो, तो आपका पंचम भाव पाप कर्तृयोग के अंदर आ गया, कमजोर हो गया। आपका पंचमेश अगर संधि राशि में है तो ये कमजोर हो गया। आपके पंचम भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, अर्थात क्रूर ग्रहों की उपस्थिति यहाँ पर है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर है। तो पंचम भाव अगर क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, जितना ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर होगा, उतना ज्यादा आपका एजुकेशन डिस्टर्ब होगा, आपकी शिक्षा प्रभावित होगी, उतना ही ज्यादा आप अपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनफोकस्ड रह पाएंगे और उतना ही ज्यादा आप अपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रगति नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए इस पंचम भाव के ऊपर राहु केतु और शनि का प्रभाव हो। राहु केतु शनि का प्रभाव कैसे पड़ेगा? मान लीजिए इन तीनों में से कोई ग्रह यहाँ पर विराजमान हो। मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो। 10 नंबर की राशि होने का अर्थ हुआ मकर राशि है। मकर राशि है और आपकी इसी पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो मकर राशि होने के नाते शनि का प्रभाव हुआ, क्योंकि पंचमेश आपका शनि हुआ, तो शनि का प्रभाव हुआ। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो राहु का प्रभाव हुआ, और केतु यहाँ पर बैठ करके सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर राहु केतु शनि का प्रभाव माना जाएगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन बने, मान लीजिए इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर केतु हो और राहु यहाँ पर आकर के बैठ जाए, तब भी सेम कंडीशन बनेगी। यहाँ पर 10 नंबर की जगह 11 नंबर की राशि हो, तब भी सेम कंडीशन बनेगी। अथवा राहु केतु की जो प्लेसमेंट है, अर्थात राहु केतु हमारी कुंडली के अंदर इसी स्थिति में बैठे हों, राहु केतु या तो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, और यहाँ पर मान लीजिए 10 नंबर की राशि भी नहीं है और 11 नंबर की राशि भी नहीं है, किंतु आपकी कुंडली के अंदर शनि अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ से 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर डालेगा, तो इन तीनों का प्रभाव हुआ। इसी प्रकार शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेगा, उसका प्रभाव हुआ। और उसी प्रकार शनि अगर यहाँ पर बैठा होगा, तो यहाँ से वो 10वीं दृष्टि यहाँ पर डालेगा। तो इन कंडीशन के अंदर, अर्थात इस प्रकार की स्थितियों के अंदर आपके पंचम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव भी माना जाएगा, केतु का प्रभाव भी माना जाएगा और शनि का प्रभाव भी माना जाएगा। अगर इन तीनों का प्रभाव, मैक्सिमम प्रभाव पंचम भाव के ऊपर अथवा पंचमेश के ऊपर अगर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव होगा, तो ऐसे जातक को अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो अनफोकस्ड रहेगा, अर्थात उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। अपने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के या अपनी एजुकेशन को लेकर के हमेशा वो दिग्भ्रमित बना रहेगा। इसी प्रकार मान लीजिए पंचम भाव के ऊपर अगर सूर्य का, मंगल का और केतु का, इन तीनों ग्रहों का एक साथ प्रभाव होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका दिमाग हमेशा गर्म रहेगा, क्योंकि आग्नेय ग्रहों का प्रभाव आपके दिमाग के ऊपर हो गया। हमेशा आपका दिमाग गर्म होगा और ऐसी स्थिति के अंदर आप अच्छा एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पर इस पंचम भाव के ऊपर अथवा पंचमेश के ऊपर जो हमारे क्रूर ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इन पांचों ग्रहों में से जितने ज्यादा ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगा एक साथ, उतना ही ज्यादा आपका पंचम भाव कमजोर माना जाएगा, डिस्टर्ब माना जाएगा, और उतना ही आपको अपने एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसी प्रकार जितना ज्यादा सौम्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर होगा, सौम्य ग्रह हमारे कुंडली के अंदर गुरु है, बुध है, शुक्र है और चंद्रमा है। ये चारों के चारों सौम्य ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों का मैक्सिमम प्रभाव अगर आपके पंचम भाव के ऊपर होगा, तो आपको एजुकेशन के अंदर दिक्कत नहीं होगी, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ
पंचम भाव के ऊपर या पंचमेश के साथ में जितना ज्यादा चंद्रमा और बुध का संयोग होगा, चंद्रमा और बुध का प्रभाव जितना ज्यादा होगा, उतनी ही आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। अर्थात जो आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा और पढ़ने के प्रति, अपने शिक्षा के अर्जन के प्रति आप बहुत एकाग्रता वाले और सीखने की लगन वाले होंगे। तो जितना ज्यादा आपके चंद्रमा और बुध का प्रभाव आपके पंचम भाव के ऊपर होगा, उतना ज्यादा आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस कंडीशन के अंदर कि आपका पंचम भाव अच्छा है और पंचम भाव के साथ में पूरी कुंडली के अंदर कहीं पर भी अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है और आपका बुध अच्छा है, कुंडली के अंदर पंचम भाव के साथ डायरेक्ट इनका संबंध न हो, पंचमेश के साथ भी डायरेक्ट इनका संबंध न हो, किंतु कुंडली के अंदर अगर आपका चंद्रमा कहीं पर भी हो लेकिन अच्छा हो, गुरु कहीं पर भी हो लेकिन अच्छा हो और बुध कहीं पर भी हो लेकिन अच्छा हो, अगर ये स्थिति आपकी कुंडली के अंदर हो, तब भी आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साथ में अगर इन ग्रहों के साथ में, जैसे बुध के साथ में अगर किसी सकारात्मक ढंग से सूर्य का संबंध जुड़ जाए तो बुद्धि और प्रकाश का योग आपके साथ में बन गया। सूर्य और बुध का योग जहां पर भी होता है उसको हम लोग बुध आदित्य योग कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने वाले और एकदम स्पष्ट रूप से अपने एजुकेशन को चुनने वाले और अपने एजुकेशन लाइफ को एंजॉय करने वाले होंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए पंचम भाव किसी का पीड़ित है, पंचम भाव के साथ में इन सौम्य ग्रहों का इतना प्रभाव नहीं है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। इस स्थिति के अंदर हम लोग क्या करें? तो सीधा सीधा इसका उपाय है कि एजुकेशन के लिए माता सरस्वती की आराधना करें। जितनी ज्यादा माता सरस्वती की आराधना करेंगे उतना ही आपको एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होगी। प्लस बिल्कुल असत्य भाषण न करें। मान लीजिए आपका चंद्रमा कमजोर है कुंडली के अंदर, तो चंद्रमा को मजबूत करें और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है अपनी माता के चरणों में अपना माथा लगाएं, माता के साथ में अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके रखें, माता का आशीर्वाद हमेशा लेने का प्रयास करते रहें, माता के दिल को कभी हर्ट न करें। और साथ में गुरु के लिए आप अपने गुरुओं के साथ में अच्छा संबंध बना करके रखें, अपने गुरुओं के हमेशा रिस्पेक्ट करें, आदर करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और बुध के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करें, सकारात्मक कार्यों के लिए करें, कभी भी गलत कार्य में अपनी बुद्धि का उपयोग न करें। और साथ में जो छोटी कन्याएं होती हैं उन कन्याओं की पूजा करके उनको कोई ना कोई उपहार दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और छोटी कन्याओं को एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई सामान गिफ्ट देते रहें। इस प्रकार आप अपने पंचम भाव को अच्छा बना सकते हैं। पंचम भाव को अच्छा बनाने के लिए जो भी आपका पंचमेश है उस पंचमेश के अनुसार उसके सकारात्मक गुणों को अपनाएं और चंद्र गुरु बुध के जो सकारात्मक गुण हैं उनको अपनाएं और इनके जो कारक तत्व हैं जीव कारक उनके प्रति अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाएं। जितना अच्छा व्यवहार आप इनके साथ में करेंगे उतना आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, उतनी आपकी बुद्धिमत्ता प्रकृष्ट होगी, उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। प्रश्न होता है कि कई बार हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और कमजोर स्मरण शक्ति को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी स्मरण शक्ति का जो संबंध है वो चंद्रमा और बुध के साथ है। आपको अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहिए, अपने बुध को अच्छा करना चाहिए। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए उपाय मैं बता चुका हूं, बुध को भी अच्छा करने के लिए उपाय बता चुका हूं। इनको और अच्छा करने के लिए जितना ज्यादा चंद्रमा और बुध के साथ में गुरु का संबंध हो जाता है उतना ही ज्यादा ये दोनों अच्छे हो जाते हैं। चंद्रमा और बुध के साथ में गुरु का जो कनेक्शन है इसको जोड़ने के लिए सीधा सीधा उपाय है, आप गौशाला में जाएं और
गौशाला में जाकर के कम से कम आधा घंटा दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें। जितनी लंबी श्वास आप ले सकते हैं उतनी लंबी श्वास लेने का अभ्यास करें, और जितनी लंबी श्वास लें उतनी लंबी श्वास छोड़ने का अभ्यास करें। जितना आप मेडिटेशन के क्षेत्र के अंदर जाएंगे उतना आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। गुरु आपके जीवन का श्वासोच्छ्वास है। आपके जीवन के भीतर में प्राण वायु की आवश्यकता होती है और प्राण वायु का कारक गुरु है। तो जितना ज्यादा गौशाला में जाकर के आप लंबे श्वास लेने का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था आज का हमारा विषय शिक्षा के संबंध में। हमारी शिक्षा कैसी होगी उसको जांचने का क्या तरीका है वो मैंने बता दिया। और अगर आपकी शिक्षा का ये भाव कमजोर है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको भलीभांति समझ में आ गई होंगी। इन बातों का लाभ लेकर के आप अपने एजुकेशन को हमेशा बलवान बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, सकारात्मक बनाएं। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। पूछा गया है कि हमारी कुंडली का लग्नेश और छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी ग्रह अगर एक ही हो तो क्या इस कंडीशन के अंदर हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं? तो जैसे कि मैं उस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं, लग्नेश को छठे, 8वें, 12वें भाव का दोष नहीं लगता है। इसलिए लग्नेश अगर आपका अच्छी स्थिति में है तो लग्नेश अगर छठा, 8वां, 12वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो तब भी आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, किंतु व्यर्थ में धारण न करें। पहले जांचें, सचमुच में अगर रत्न धारण करने की आवश्यकता हो तभी आप उसका रत्न धारण करें। दूसरा प्रश्न पूछा है हर्षा पारेख जी ने। वो पूछते हैं कि हमारी कुंडली का योग कारक ग्रह केंद्र में तो हो किंतु नीच राशि में हो, अर्थात नीचस्थ हो, तो क्या इस कंडीशन में हम अपने योग कारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं? तो देखिए, नीच राशि में जो ग्रह आ जाता है तो कहीं ना कहीं अपने कारक तत्वों की हानि कर देता है। योग कारक तो है, केंद्र में भी बैठा हुआ है, अच्छा है, लेकिन उसका रत्न बहुत आवश्यकता हो तब धारण करें। नीचस्थ है तो उस कंडीशन के अंदर उसका रत्न धारण करने के बजाय उसके गुणों को अपना लें, उसका यंत्र धारण कर लें, जड़ी बूटी को धारण कर लें, या दूसरे उपायों से अपने ग्रह को अच्छा बनाने की चेष्टा करें। उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न पूछा है पिंकेश तिवारी जी ने। वो पूछते हैं कि अपने कुंडली में से किसी भी ग्रह का रत्न हमने धारण कर लिया तो जहां पर उस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसका रत्न हमने धारण किया तो सीधे तौर पर इसकी दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ेगी, या लग्न में कोई ग्रह है तो सीधे तौर पर उसकी दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी। तो वो पूछते हैं कि अगर उस ग्रह का रत्न हम धारण करते हैं और जहां उसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित जो कारक है, जो व्यक्ति है, तो क्या उसको नकारात्मक रिजल्ट फेस करने पड़ेंगे? तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस ग्रह का रत्न आपने धारण किया आप पहले ही समझ चुके हैं कि हमारी कुंडली के अंदर उसी ग्रह का रत्न हमें धारण करना चाहिए जो योग कारक हो, सकारात्मक हो, हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला हो। ऐसे ग्रह का रत्न आप धारण करेंगे तो उसकी दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी और जहां पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव से संबंधित जो लाभ है वो भी हमारे को मिलने शुरू हो जाएंगे। उसकी दृष्टि खराब परिणाम नहीं देगी। अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि हमारी कुंडली का जो धन योग है, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, धन योग छठे भाव में बने या 12वें भाव में बने, क्या तब भी वो फलीभूत होता है? तो स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि भावों का कोई रोल उसमें नहीं है। जो धन योग की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, धन योग के लिए जो शर्तें हैं आप वहां जाकर के देख सकते हैं और उन शर्तों के अनुसार धन योग आपका जहां पर भी बने वो
सकारात्मक रिजल्ट देने वाला होगा। धन योग आपको अच्छा धन देने वाला होगा। वो किसी भी भाव में बने, उससे उसके प्रभाव में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। तो ये था आज का हमारा विषय शिक्षा के संबंध में और आपके प्रश्न के उत्तर। आज के लिए इतना ही। पुनः होली की बहुत बहुत मंगल कामना, सद्भावना आपके लिए समर्पित करते हैं। अपने जीवन को हमेशा खुशहाल बनाते हुए धर्म के रंग से अवश्य अपने जीवन को रंगने का प्रयास करें। हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।